कंप्लीट कर लिया। तो ये एक दो थ्योरी पॉइंट्स हम याद रखेंगे। एक्जीएफए 2 माइनस ज्योमेट्री इज स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक एंड लोन पेयर इज स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। इसका मतलब ये है कि ये ज्योमेट्री में पार्ट नहीं कर रहा है, प्योर एस ऑर्बिटल में अवेलेबल है। ठीक है, तो लोन पेयर इज अवेलेबल इन प्योर एस ऑर्बिटल। चलो अच्छा बेटा, अगर सोचो कि आपके पास लोन पेयर जो होता है वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होगा, तो वो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, तो जो भी ज्योमेट्री होगी ना वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। देखो लोन पेयर क्या करता है बेटा, रिपल्शन से ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देता है ना। तो अभी हम जैसे देखेंगे कि जैसे एक्जीएफ5 होता है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। डिस्टॉर्टेड मतलब वो लोन पेयर हाइब्रिडेशन में है, प्योर एस ऑर्बिटल में नहीं है, इसलिए वो स्टीरियोकेमिकली क्या होगा, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होगा। बट ये वाला लोन पेयर कैसा था, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। ये हम याद रखेंगे। चलें तो क्वेश्चंस करते हैं। सीआरक्यू की थ्योरी तो कंप्लीट है बेटा। एक बार यूजेस आप एनसीईआरटी से रीड करिएगा, अगर टाइम मिलता है तो मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ नोबल गैसेस एलिमेंट इज, है ना। परसेंटेज अबंडेंस बेटा देखो आप इसको नोट कर लो कि इन ड्राई एयर 1% है ना, 1% बाय वॉल्यूम, 1% बाय वॉल्यूम in which argon is major. आर्गन इज मेजर। तो ड्राई एयर में जो नोबल गैसेस का वॉल्यूम है वो 1% है, 1% बाय वॉल्यूम अबेंडेंस है। एंड आर्गन इसमें क्या है बेटा, मेजर है। मेजरली जो कंपोनेंट है वो आर्गन है। ठीक है, थ्योरी पॉइंट है ये। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, नोबल गैस दैट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय कोकोनट चारकोल। कोकोनट चारकोल अपने सरफेस पर गैसों को एब्जॉर्ब करता है ड्यू टू वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कौन सी ऐसी गैस होगी जो चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, जिसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होना चाहिए, और सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली गैस है आपकी हीलियम। हाँ अच्छा, तो आंसर होगा हीलियम। हीलियम, ठीक है, सेकंड का आंसर होगा बेटा हीलियम। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मीनिंग्स ऑफ नोबल गैस एलिमेंट। मीनिंग्स है ना, तो यहां पर देखो आप इस क्वेश्चन को कर लेते अपन, थ्योरी है बेटा है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, इनका मीनिंग क्या है वो लिखना है। ठीक है, इसको अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। यहां बोला है क्लैथरेट कंपाउंड्स, क्लैथरेट कंपाउंड्स, क्लैथरेट कंपाउंड्स। बेटा आप क्या करें कि हेडिंग डालें क्लैथरेट कंपाउंड्स की, इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। क्लैथरेट कंपाउंड्स, हेडिंग डालें क्लैथरेट कंपाउंड्स। इनका एक और नाम होता है केज्ड कंपाउंड्स। क्लैथरेट कंपाउंड्स या केज्ड कंपाउंड्स, क्लैथरेट कंपाउंड्स या केज्ड कंपाउंड्स। लिखें क्लैथरेट कंपाउंड्स या केज्ड कंपाउंड्स में डेफिनेशन नोट करें बेटा। नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स, नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स या स्टोशियोमेट्रिक, STOICHIOMETRIC, I'm repeating, non-stoichiometric compounds, stoichiometric compounds, which are formed when atoms of an element, especially noble gases, get trapped, TRAPPED,
स्पेशली, है ना, noble gases get trapped in the cavities formed between the molecules of a compound. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से. नॉन स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड्स which are formed when atoms of an element, especially noble gases, get trapped trapped in the cavities formed between the molecules of a compound. ठीक है. एग्जाम्पल लिखना बेटा, एग्जाम्पल में लिखना आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon formed clathrates with beta quinol. ठीक है. एंड इसी में नीचे लिखना हीलियम एंड नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लैथरेट्स ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज. हीलियम एंड नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लैथरेट्स ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज. ठीक है. क्या कारण है और ये है क्या? क्लैथरेट कंपाउंड एक नॉन स्टियोमेट्रिक कंपाउंड है, मतलब कोई फिक्स रेशियो नहीं होगा. देखो जैसे वाटर है ना, वाटर, अब वाटर को हम लो टेम्परेचर पर जब फ्रीज करेंगे आइस के फॉर्म में, तो वहां पर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है. बेटा आपने शायद पढ़ा होगा कि जो आइस की डेंसिटी वो कम होती है, वह हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है. मतलब वहां पर क्या होता है, एक पिंजड़ा बन जाता है, केज बन जाता है ना, एक हेक्सागोनल केज बन जाता है. अब बड़े मॉलिक्यूल जैसे मीथेन या बड़े साइज के एटम जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, ये उन स्पेस में, उन कैविटीज में फंस जाएंगे. तो ऐसा तो है नहीं कि हर कैविटी में एटम आ जाएगा, मतलब नॉन स्टियोमेट्रिक है, कोई फिक्स रेशियो नहीं है. तो नॉन स्टियोमेट्रिक कंपाउंड है, तो उन केज के अंदर, उन कैविटीज के अंदर जब बड़े साइज के एटम्स और छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स फंस जाते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्लैथरेट कंपाउंड्स कहते हैं. जैसे आपने कभी देखा हो कि जो मैजिक दिखाते ना, वो आइस के ऊपर फ्लेम, आग लगा देते, कि बर्फ के ऊपर आग लगा दी. कैसे? बेटा मीथेन को हाई प्रेशर में वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उसको फ्रीज कर देते हैं, जिससे मीथेन के मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर, आइस के जो बीच की कैविटी होती है ना, उसमें फंस जाते हैं. जब आप वहां पर फ्लेम ले जाओगे तो आइस मेल्ट होगी और उससे क्या निकलेगा? मीथेन. और मीथेन हाइड्रोकार्बन एक क्या है ना, एक फ्यूल है, तो वो जलने लगता है. तो हमें ये लगता है कि आइस के ऊपर आग लग गई, फ्लेम जल रही है आइस के ऊपर. नहीं, वो एक्चुअली क्या है? क्लैथरेट कंपाउंड है. क्लैथरेट कंपाउंड है किसमें? क्लैथरेट कंपाउंड है किसमें? वाटर के अंदर मीथेन का. इसी तरह से मैंने बोला कि जो बीटा क्विनॉल है, ये एच बॉन्ड करके क्या बनाता है बेटा? क्रिस्टल्स. इसके बीच में जगह होगी, उसमें आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon को हम ट्रैप करके फंसा सकते हैं. तो ये कंपाउंड्स, पहली बात, नॉन स्टियोमेट्रिक होते हैं, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता. ठीक है. और कौन बनाते हैं बेटा? लार्ज साइज एटम्स बनाते हैं. मतलब हीलियम और नियॉन उन केज में फंसेंगे ही नहीं, निकल जाएंगे. जो कैविटीज होंगी वो इतनी बड़ी है कि उसमें हीलियम नियॉन नहीं आएगा, छोटा साइज का है, तो एस्केप कर जाएगा बेटा. तो हीलियम और नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लैथरेट कंपाउंड्स ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज. ठीक है, स्मॉल साइज, इसको नोट करें. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, फोर्थ हो गया, फिफ्थ. हाँ, a mixture of O2 and helium is used for respiration by sea divers. Why? देखो, सी डाइवर्स पहले यूज करते थे O2 और N2 का मिश्रण, O2 और N2 का. बिल्कुल सही है. ये कहां से कॉपी किया?
The main reason for adding helium and breathing mixture is to reduce the proportion of nitrogen oxygen below those of air, the oxygen below. देखो एक्चुअल में क्या है कि जब हम वाटर में डाइव करेंगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। हाई प्रेशर पर गैसेस की ब्लड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। हाई प्रेशर पर गैसेस की ब्लड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम होगी। तो क्या होगा कि हम N2 की अगर N2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है हीलियम के कंपैरिजन में, तो अगर मैंने N2 को यूज किया O2 प्लस N2 तो ज्यादा डिसॉल्व होने की वजह से N2 प्रॉब्लम करेगी। तो हम क्या करते हैं बेटा, हीलियम लेते हैं। हीलियम एक तो उसके प्रोपोर्शन को कम कर देगी, दूसरी चीज की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो ये ब्लड में डिसॉल्व भी नहीं होगी, तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा बेटा। क्लियर है? तो आपको रीजन क्या लिखना है कि हीलियम इज मच लेस सॉल्युबल इन ब्लड देन N2। ठीक है, हीलियम इज मच लेस सॉल्युबल इन ब्लड देन N2। नोट करना, हीलियम इज मच लेस soluble in blood than N2। ठीक है, इसलिए हम हीलियम को यूज करते हैं क्योंकि उसकी ब्लड में सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था। हाँ बेटा, इसको अपन देख लेंगे, पहले मैं ना CRQ कंप्लीट करा लूं। क्वेश्चन नंबर 6, नोबल गैसेस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। वाई? हमने देख लिया, नोबल गैस हैव वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इट इज वन डर वाल फोर्स अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई दे हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है ना? देखो, नोबल गैसेस एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, they have very weak van der Waals force of attraction, that's why they have very low boiling points। ठीक है, लिख सकते हो। ओके, 7th हम कर चुके हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट प्रिपेयर्ड नोबल गैस कंपाउंड इज, वो हम लिखेंगे EgPtF6। EgPtF6। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 8 हमने रिएक्शंस में कंप्लीट कर लिया, सारी रिएक्शंस आपको नोट्स में मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ EgF6, ये भी हमने कर लिया रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, डज द हाइड्रोलिसिस ऑफ EgF6 लीड टू अ रेडॉक्स रिएक्शन? नहीं, नॉन रेडॉक्स है। EgF6 का हाइड्रोलिसिस नॉन रेडॉक्स है। क्यों? क्योंकि EgF6 गिव्स EgO3 प्लस HF, जो कि नॉन रेडॉक्स है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, EgO4 और NeF2 और EgF6, इसमें से कौन सा है जो एग्जिस्ट नहीं करता? तो EgO4 ऑक्सीफ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, NeF2 ये एग्जिस्ट नहीं करता, नियोन का कंपाउंड, हमने जीनोन के कंपाउंड पढ़े हैं, और EgF6 एग्जिस्ट करता है। तो जो एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा वो कौन सा होगा आपका? NeF2, नियोन फ्लोराइड, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जिस्ट? क्वेश्चन नंबर 11, तो उसमें होगा NeF2 जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अब देखो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को मैं अभी करा रहा हूं, है ना? टेबल बनाएंगे हम, बट उससे पहले क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। 13, 14 तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? आर्गन इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग बिकॉज ऑफ इट्स। हम आर्क वेल्डिंग में हाई टेम्परेचर पर जो रिएक्शन होती है उसमें आर्गन को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, ये इनर्ट है, तो हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर देना पड़ता है। इसलिए आंसर होगा बेटा ए, लो रिएक्टिविटी विथ मेटल्स। आंसर होगा ए, लो रिएक्टिविटी विथ मेटल्स। किसका? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ टाइप है। देखो आप, आर्गन इज यूज इन द आर्क वेल्डिंग बिकॉज ऑफ इट्स, हम इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसलिए लो रिएक्टिविटी विथ मेटल्स। ठीक है,
14 है स्ट्रक्चर ऑफ XeO3। तो XeO3 का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था बेटा थ्योरी में, एक्सी लोन पेयर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये कैसा होता है पिरामिडल, ये पिरामिडल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा सी, पिरामिडल। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखें, XeF4 and XeF6 are expected to be, XeF4 and XeF6 are expected to be, बताओ क्या हो सकते हैं ये? ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, अनरिएक्टिव, स्ट्रांगली बेसिक। देखो स्ट्रांगली बेसिक तो खत्म है कहानी, अनरिएक्टिव भी नहीं होगी, बात आके रुकती है ऑक्सीडाइजिंग पर और रिड्यूसिंग पर। बेटा ये फ्लोरीन डोनर है ना, और फ्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये जब फ्लोरीन डोनेट करेंगे तो ये किसकी तरह वर्क करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है। तो 15 का आंसर होगा ए, 15 का आंसर होगा ए, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग। नोट कर लें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, आर्गन इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग बिकॉज ऑफ इट्स ऑप्शन ए लो रिएक्टिविटी विथ मेटल्स। 14 है द स्ट्रक्चर ऑफ XeO3 इज पिरामिडल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड XeF4 एंड XeF6 आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑक्सीडाइजिंग, ए ऑप्शन। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं जो अपन ने छोड़ा हुआ है। हाँ बेटा, बॉन्डिंग का ये तो सभी से बन जाएगा, है ना, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो हेडिंग डालना क्वेश्चन नंबर 12, सीआरक्यू क्वेश्चन नंबर 12। पहला कंपाउंड है बेटा XeF2, है ना। XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बन गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, मतलब 3 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन में बोल सकता हूं sp3d। sp3d ये स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? तो जीनोन है, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, और 3 लोन पेयर बना दूं मैं 120 डिग्री पर। मतलब ये कैसा होगा? लीनियर होगा, आपके पास टेबल होगी बेटा उसमें। तो कंपाउंड लिखना है, फिर हमें हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, और फिर उसकी स्ट्रक्चर बतानी है। XeF4 पे आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 तो बॉन्ड बन गए, 2 लोन पेयर बचे, मतलब 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, sp3d2 है, तो जीनोन के साथ 4 फ्लोरीन यहां पर आएंगे, एक लोन पेयर अबव और एक लोन पेयर बिलो, है ना। कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। फिर आपके पास थर्ड XeF6, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड बन गए सिग्मा, एक लोन पेयर, 7 sp3d3, sp3d3। sp3d3 कैसा होता है? ये बताएं बेटा, XeF6 कैसा होगा?
sp3d3 है ना, कैसा होगा? नहीं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं होता बेटा, यही ध्यान रखना हमें। ये एक्चुअल में कैसा होगा? एक्सी, है ना, डिस्टॉर्टेड, बिल्कुल सही, डिस्टॉर्टेड होगा। एक्चुअल में एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा, पांचवा और छठवा, ठीक है। और लोन पेयर इनसे 45 डिग्री के एंगल पर होता है, तो ये होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ये इंपॉर्टेंट हो गया है ना। एक्चुअल में हमें याद था कि sp3d3 होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बट इट इज एक्चुअली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एक ऑक्टाहेड्रल बनेगा और लोन पेयर बीच में 45 डिग्री के एंगल पर होगा, इसलिए थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होगा रिपल्शन के कारण, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा बेटा, है ना। और लोन पेयर इज स्टीरियोकेमिकली एक्टिव। लोन पेयर इज स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, ठीक है। फोर्थ, XeO3 sp3, ठीक है। Xe लोन पेयर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये थर्ड टाइम बता रहा हूं मैं, पिरामिडल, पिरामिडल, है ना। इसके बाद फिफ्थ पे आइए, XeO4 हाइब्रिडेशन sp3, Xe डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये कैसा होगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। XeO4 इज टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है। फिर कुछ मैं यहां लिख देता हूं, 6 XeOF2 हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? sp3d, और स्ट्रक्चर Xe फ्लोरीन ऊपर, फ्लोरीन नीचे, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O और 2 लोन पेयर, ये होगा। 7 XeO2F2 हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा इसमें? sp3d, Xe फ्लोरीन, फ्लोरीन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर। लास्ट में 8th वाला है XeOF4, इसमें भी हाइब्रिडेशन sp3, देखो जीनोन, ये डबल